मैं डॉक्टर वैष्णव चरण मुखी, सहायक प्राध्यापक, काशी साहू महाविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय। आज हम लोग छायावाद के ऊपर चर्चा करेंगे। छायावाद का अर्थ क्या है और छायावाद के कवि कौन कौन हैं और छायावाद की प्रवृत्ति क्या है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आइए छायावाद का समय सीमा 1916 से लेकर 1936 तक का समय, और इस समय में देश पराधीनता के जंजीर में जकड़ा हुआ था और छायावाद में इसीलिए राष्ट्रीय चेतना एक मुख्य बिंदु है छायावाद की। और दूसरी बात यह है कि छायावादी काव्यों में ज़्यादातर प्रेम प्रसंग आते हैं और जो बात कही जाती है वो अंतर्निहित रूप से वो छुपा हुआ रहता है, छाया के समान रहता है। इसीलिए इसके कारण इसको छायावाद कहा गया। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का तृतीय उत्थान छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का रूप रंग परिवर्तित हुआ और उसके बाद जिन प्रमुख प्रवृत्तियों का प्राधान्य मिला वे छायावाद युग की थीं। इन प्रमुख प्रवृत्तियों के विकास का संक्षिप्त अध्ययन इस युग की विविध परिस्थितियों के बीच क्या है उसको आज हम पढ़ेंगे। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, स्थूल दृष्टि एवं साहित्यिक मान रूढ़िग्रस्त हो गए और नवीन सूक्ष्म सौंदर्यशालिनी दृष्टि का विकास हुआ। इसी विशेषता को लक्ष्य करके कुछ आलोचकों ने छायावाद की परिभाषा करने का भी प्रयत्न किया है, किंतु इतना ही नहीं, छायावाद के प्रादुर्भाव में द्विवेदी युग का जितना योग प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक साहित्य की अखंड धारा का विकास है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के पंचम उत्थान तक एक ही धारा प्रवाहित हो रही है जो साहित्य की संजीवन धारा है। इसीलिए छायावाद में श्रृंगार काल की कुछ साहित्यिक प्रवृत्तियों का आधुनिक रूप है, जैसे सौंदर्य और प्रेम। यूँ तो सौंदर्य साहित्य के मूल में सदैव से ही रहा है, क्योंकि सौंदर्य निरीक्षण में मनुष्य के हृदय को उस परम प्रेममय का रूप उद्भासित होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सौंदर्यवादी प्रवृत्ति मनुष्य की चेतना की वह उठान है जिसमें वह उस परम सत्य को सर्वश्रेष्ठ रूप में देखना चाहता है। यही सौंदर्यवादी दृष्टि छायावादी साहित्य में प्रधान एवं अत्यंत सूक्ष्म रूप में प्रकट हुई। इसीलिए महाकवि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को सौंदर्यवाद का पर्याय माना है। छायावादी सौंदर्यबोध में दार्शनिक दृष्टिकोण। सौंदर्यबोध में एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी रहता है। यह जानना कवि का काम है कि वह कौन सी दार्शनिक दृष्टि है जिससे किसी युग में सौंदर्यबोध जागा करता है। जैसे यदि प्रगतिवादी युग को लें तो उसमें सौंदर्यबोध का दार्शनिक दृष्टिकोण सामाजिक यथार्थवाद है। इसी प्रकार छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद के साहित्य में
इस प्रवृत्ति का आविर्भाव आनंदवाद की भूमिका पर हुआ है। यद्यपि आनंदवाद का मूल शैवागम के आनंदवाद में है, किंतु वह उसका अनुकरण मात्र न होकर 20वीं शताब्दी के अनुकूल उसका निखरा हुआ रूप है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी युग के बाद जो सौंदर्यवाद का बोध हुआ, उसके मूल में दार्शनिक दृष्टिकोण दो प्रकार के हैं, एक तो पाश्चात्य और दूसरा भारतीय। पाश्चात्य दृष्टिकोण रोमांटिसिज्म के आधार पर निर्मित हुआ और भारतीय आनंदवाद इत्यादि के आधार पर। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में छायावाद भारतीय सौंदर्य की वह शाश्वत प्रवृत्ति है जो 20वीं शताब्दी में प्रकट हुई। छायावाद की परिभाषा छायावादी कवियों के शब्द में। छायावाद की आलोचकों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु स्थूल रूप में इन आलोचकों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे आलोचक जो स्वयं छायावादी कवि थे और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में उन्होंने छायावाद की व्याख्या की, और दूसरी कोटि में अन्य सभी प्रकार के छायावादी प्रभाव अभिव्यंजक, प्रतिवादी, प्रगतिवादी इत्यादि आलोचक आते हैं। यहाँ हम उन दो श्रेणियों के विभिन्न प्रमुख आलोचकों की परिभाषाओं का संक्षिप्त विवेचन करेंगे। पहले कवि आलोचकों को लीजिए। कविवर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। इसके बाद प्रसाद जी श्रृंगारकालीन परिस्थितियों में साहित्य की प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए नवीन विचारों की अभिव्यक्ति की चर्चा करते हैं। नवीन भार आंतरिक स्पर्श से पुलकित थे। आभ्यंतर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा बाह्य स्थूल आकार में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। सूक्ष्म आभ्यंतर भावों के व्यवहार में प्रचलित पद योजना असफल रही। उसके लिए नवीन शैली, नया वाक्य विन्यास आवश्यक था। हिंदी में नवीन शब्दों की भंगिमा स्फुरणीय आभ्यंतर वर्णन के लिए प्रयुक्त होने लगी। अभिव्यक्ति का यह निराला ढंग अपना स्वतंत्र लावण्य रखता है। मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है, वैसे ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। इस लावण्य को संस्कृत साहित्य में छाया और विक्षिप्ति के द्वारा कुछ लोगों ने निरूपित किया। छंद और अर्थ की स्वाभाविक वक्रता विक्षिप्त और छाया कांति का सृजन करती है।
कभी कभी स्वानुभाव संवेदनीय वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए सर्वनामादिकों का सुंदर प्रयोग किसी छायावादी वक्रता का कारण है। वे आँखें कुछ कहती है। आगे प्रसाद जी इस छाया की संस्कृत साहित्य की परंपरा की चर्चा करते हैं। इस दुर्लभ छाया का संस्कृत काव्योत्कर्ष काल में अधिक महत्व था। निष्कर्ष रूप में प्रसाद जी का मत है कि यह छायावाद प्राचीन साहित्य में अपना स्थान बना चुका है। अपने छायावाद के विवेचन का अंत करते हुए प्रसाद जी कहते हैं, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति की छाया कांतिमयी होती है। प्रसाद जी के अनुसार छायावाद सौंदर्य की वह शाश्वत विवृत्ति है जो प्रथम महायुद्ध के बाद युगानुरूप भाषा शैली एवं पदावली में अभिव्यक्त हुई। इस विवृत्ति के उन्होंने 3 प्रमुख तत्व मानते हैं। विचारों के मूल में कोई विशिष्ट दार्शनिक सिद्धांत, कल्पना प्रवणता, प्राचीन समर्थ प्रतीकों का पुनर्जागरण एवं निर्माण। इन 3 प्रमुख विशेषताओं के अतिरिक्त छायावाद की 4 विशेषताएं और हैं। छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति रहती है। छायावाद में प्रकृति सुंदरी का स्वतंत्र एवं सजीव चित्रण मिलता है। छायावाद की शैली में ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता एवं उपचार वक्रता है। छायावाद में युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति पाई जाती है। सौंदर्य की अनुभूति के साथ ही करुणा की अनुभूति भी हुई। इसका एक कारण तो नवीन समाज में बहुरंगी आकांक्षाएं एवं अभिलाषाओं की सफलता है। राजनीतिक परतंत्रता तथा सामाजिक दुरावस्था की परिस्थितियों से पीड़ित समाज में छायावादी कवि की उस आदर्शवादी धारणा को धक्का लगता था जिसके द्वारा वह अपने चारों ओर सौंदर्य के एक संसार की सृष्टि करना चाहता था। इससे उससे यह अनुभव किया कि सौंदर्य क्षणभंगुर और नाशवान है और इस धारणा के आधार पर उसके काव्य में वेदना की भावना आई। छायावादी वेदना का आधार अभिव्यक्ति की अपूर्णता, प्रेम का असामंजस्य, कामनाओं की विफलता, सौंदर्य की अस्पष्टता, मानवीय दुर्बलता के प्रति संवेदनशीलता, प्राकृतिक रहस्यमयता तथा भौतिक विकलता है। कविवर सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, वे छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित मानते हैं। इसीलिए पंत जी के काव्य का आदर्श अंग्रेजी रोमांटिक प्रतिवर्तन के काव्यादर्श के अनुरूप था।
उसमें वेदनानुभूति रोमांटिक शोक के रूप में आई है। उनमें वर्षवर्त की सी प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्राकृतिक करुणा और निराशा की भी झलक है। इस प्रकार प्रसाद जी छायावाद को पूर्णतया भारतीय परंपरा में मानते हैं, तो पंत जी पाश्चात्य रोमांटिसिज्म की परंपरा में। पंत जी के अपना मत पल्लव की भूमिका में प्रस्तुत किया है। कवयित्री महादेवी वर्मा कहते हैं, छायावाद के संबंध में तीसरा प्रसिद्ध मत महादेवी वर्मा का है। वे छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद को मानती हैं और प्रकृति को उसका साधन मानती है। छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से बिंब प्रतिबिंब के रूप में चला आ रहा था और जिसके कारण मनुष्य को प्रकृति अपने दुख में, उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल की एक रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई। अतः अब मनुष्य के अश्रु, मेघ के जलकण और पृथ्वी के ओस बिंदुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य है। महादेवी जी ने छायावाद का विवेचन करते हुए प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध का प्रतिपादन विशेष तौर पर किया है। इसके साथ ही उन्होंने सूक्ष्म या अंतर की सौंदर्य वृत्ति के उद्घाटन पर जोर दिया है। मनुष्य को बाह्य सौंदर्य की ओर से हटाकर उसे प्रकृति के साथ अपने अविच्छिन्न संबंध की स्मृति दिलाने का श्रेय भी छायावाद को ही है। स्मृति दिलाई, इसीलिए संबंध शाश्वत है, केवल हम लोग उसे भूल गए हैं। इसमें प्राय सभी बचपन में प्रतिलिपियों के साथ दौड़े हैं, चिड़ियों के साथ गाते रहे हैं। कोई फूल खिला देखकर ऐसे प्रसन्न होते रहे हैं मानो वो हमारे हृदय में ही फूला हो। परंतु बड़े होने पर हमारा जीवन ऐसे कृत्रिम बंधनों में जकड़ जाता है कि उस ओर ध्यान देने की न तो इच्छा होती है न अवकाश मिलता है। वास्तव में प्रकृति में सांत्वना और आनंद देने की अपूर्व शक्ति होती है। तारों से जड़ी चांदनी रात रोगी को नर्स से अधिक सुख दे सकती है यदि वह उनकी भाषा समझाने में समर्थ हो। महादेवी जी के अनुसार छायावाद की कविता हमारा प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करा के हमारे हृदय में व्यापक भावानुभूति उत्पन्न करती है और हम समस्त विश्व के उपकरणों, जड़ चेतन पदार्थों से एकात्म भाव संबंध जोड़े लेते हैं और उस समय की परिपूर्णता एवं बेसुधपन में जो रचना होती है वह छायावाद के ही प्राण से अनुप्राणित है। महादेवी जी ने रहस्यवाद को छायावादी काव्य का
दूसरा सोपान माना है, परंतु इस संबंध में मानव हृदय की सारी प्यास न बुझ सकी, क्योंकि मानवीय संबंधों में जब एक अनुराग जनित आत्म विसर्जन का भाव नहीं घुल जाता, तब तक वे सरस नहीं हो पाते, और जब तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती, तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता है। इसी से इस अनेक रूपता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोप कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना इस काव्य का दूसरा सोपान बना। इसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया गया। रहस्यवाद नाम के अर्थ में छायावाद के समान नवीन न होने पर भी प्रयोग के अर्थ में विशेष प्राचीन नहीं। महादेवी जी ने छायावाद को स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न एवं सूक्ष्म गत सौंदर्य के प्रति जागरूक बताया है। छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या अंतर्गत सिद्धांत का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। महादेवी जी के मत से छायावाद की 6 मुख्य विशेषताएं हैं। 1. का व्यक्तिगत अनुभव में प्राण संचार, अर्थात कवि व्यक्ति रूप में जो अनुभव करता है वह उसकी स्वच्छंद अनुभूति होती है। 2. प्रकृति के अनेक रूप में एक महाप्राण का अनुभव, अर्थात सर्वात्मवाद। 3. ससीम और असीम का ऐसा संबंध जिसमें एक प्रकार के अलौकिक व्यक्तित्व का आरोप हो। यही दूसरे शब्द में असीम के प्रति अनुरागजन्य आत्म विसर्जन का भाव या रहस्यवाद है। 4. स्थूल की प्रतिक्रिया एवं सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूकता। 5. इनमें युगानुरूप वेदना की विवृत्ति है, पलायनवाद नहीं है। 6. इन भावनाओं की अभिव्यक्ति युगानुरूप प्रतीकों, मुख्यतया प्रकृति के लिए हुए द्वारा गीतात्मक पद्धति में ही अच्छी प्रकार से हो सकती है। ये रहा महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद और छायावाद के अर्थ। आज तक इतना ही। अगले दिन हम इसके बाद वाले विषय पर चर्चा करेंगे।